नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी हेल यूएवी प्रोग्राम को लेके है। पिछले साल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन मिलिट्री के लिए हेल यूएवी को डेवलप करने का प्लान बनाया गया था, जिस प्रोग्राम को डीआरडीओ और एडी की तरफ से लीड किया जाने वाला था और इसको एचएएल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। लेकिन हेल यूएवी को एसपीवी मॉडल के अंदर बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्वॉल्व करने का फैसला किया गया था, जो कि एक तरीके से हेल यूएवी को डेवलप करने के लिए एचएएल के साथ एक डेवलपमेंटल प्रोडक्शन पार्टनर की तरह काम करने वाले थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एसपीवी मॉडल को तैयार किया गया था ये फेल होता जा रहा है। इसके पीछे एक मेजर कारण ये कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वो एचएएल, एडी या डीआरडीओ के साथ टाई अप करके कोई प्रोग्राम में शामिल होना नहीं चाहते हैं और वो जॉइंट डेवलपमेंट में शामिल होना नहीं चाहते, और कहा जाए तो वो एक तरीके से एसपीवी मॉडल के अंदर शामिल होने से डर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास फिलहाल हेल यूएवी, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट्स को बनाने के लिए कोई अनुभव मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन वहीं पर सेम इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ कोलैबोरेट करके मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर फॉरेन सिस्टम को भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिजिनस सिस्टम की डेवलपमेंट में वो शामिल होना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू पाया जा रहा है और इसका मेन कारण शायद अभी तक डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए सिस्टम को लेके, जिनको तब तक टेस्ट किया जाता है जब तक वो फेल नहीं हो जाते, और जब वो फेल हो जाता है उसके बाद ये बताया जाता है कि हमारी आर्मी की एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, और वो प्रोजेक्ट बाद में या तो बंद कर जाता है या फिर उसको डिले कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट फंडिंग की वजह से ये सब सालों से चलता आ रहा है, चाहे वो धनुष आर्टरी हो जाए, अर्जुन टैंक हो जाए, निर्भय मिसाइल हो जाए, रुस्तम 2 जैसे ड्रोन प्रोग्राम हो जाए। लेकिन कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी कभी भी अपने पैसे को इस तरीके से बर्बाद करना नहीं चाहेगा, जिस वजह से वो एसपीवी मॉडल के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से आज तक एसपीवी मॉडल सफल नहीं हो पा रहा है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन की तरफ से है। आजकल ये एक सस्ता और काफ़ी इफेक्टिव वेपन साबित हो चुका है, जिसको कई तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लॉइटरिंग मुनिशन भी कई तरह के होते हैं, कुछ को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ को लॉन्गर रेंज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर मेनली 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इतनी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए अगर हम एक लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करेंगे या बनाना चाहेंगे तो नॉर्मल क्वाडकॉप्टर या प्रोपेलर बेस्ड सिस्टम इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी एक टर्बोजेट पावर लॉइटरिंग मुनिशन को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जो कि तेज होगा और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होगा। अब ये एक मल्टीपर्पज वेपन होने वाला है, जिसको डे नाइट कंडीशन में और खराब वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसमें एक 2 वे डाटा लिंक सिस्टम मौजूद रहेगा, जिस वजह से इसके साथ कम्युनिकेशन लिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। टर्बोजेट इंजन होने की वजह से इसको खराब वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और इसे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म में भी लॉन्च करने के लिए अभी डेवलप किया जा रहा है, जिस वजह से हम इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से, किसी आर्मर्ड व्हीकल से, टैंक से, हेलीकॉप्टर से या इवन लार्जर साइज की यूएवी से भी फायर कर पाएंगे। इसमें फिलहाल जीटीआरई की तरफ से डेवलप किए गए स्मॉल टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि 3.3 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, और इसको 2025 तक डेवलप करके टेस्ट करने का फैसला भी किया गया है। अगला अपडेट SU-57 की तरफ से है, जिससे पहले FGF भी कहा जा रहा था। इनिशियली इसको भारत और रशिया साथ मिलकर डेवलप कर रहे थे, लेकिन फिर 2018 के आसपास भारत इससे बाहर हो गया था और अभी भारत की तरफ से सिर्फ अपनी एमका प्रोजेक्ट पर ही फोकस किया जा रहा है। इस बीच रशिया की तरफ से कई बार SU-57 को भारत को अलग अलग तरीके से ऑफर करने की कोशिश किया गया था। खास करके भारत ने ये कंडीशन रखा था कि जब रशिया इसे खुद डेवलप करके ऑपरेट करने लगेगा तब भारत इसको डायरेक्टली खरीदने के बारे में सोच सकता है, और इसी वजह से रशिया की तरफ से SU-57 को भारत को बीच बीच में ऑफर करना जारी रखा गया था। साथ ही रशिया की तरफ से अपनी SU-75 चेकमेट को भी 2021 के आसपास भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन अभी तक ये दोनों में से किसी एक भी फाइटर जेट ने भारत को इम्प्रेस नहीं किया है। फिलहाल अभी भारत के हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि जल्दी ही भारत को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि
पहले से ही चाइना के पास 250 से 500 के आसपास J-20 मौजूद है और पाकिस्तान भी 2030 से पहले J-31 या कान जैसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाला है, जबकि एमका को डेवलप करके सर्विस में इंडक्ट करने में भारत को मिनिमम 2032 से 2035 का समय लगने वाला है। तो इसी वजह से रशिया को लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है और भारत के पास रशिया के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अभी तक F-35 को भारत को ऑफर नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से रशिया की तरफ से एक बार फिर से भारत को Su-57 को ऑफर करने की तैयारी किया जा रहा है और ये सुनने को आया है कि इस बार रशिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही डिटेल प्रपोजल को दिया जाने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि भारत शायद ही डायरेक्टली रशिया से Su-57 को खरीदने के लिए कोशिश करने वाला है, लेकिन अगर रशिया यहां पर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसके अंदर Su-57 को भारत को ऑफर करता है तो Su-57 के सिलेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कंपीट करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट वहां पर मौजूद नहीं है और ये इकलौता रास्ता होने वाला जिसमें रशिया ऑफिशियली भारत को Su-57 या Su-75 को ऑफर कर सकता है, वरना डायरेक्टली ऐसे कोई डील करने में सैंक्शन की वजह से काफी परेशानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी बेंगलुरु की टोनबो इमेजिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें टोनबो इमेजिंग की तरफ से इंडियन आर्मी के ड्रैगनऑफ स्नाइपर्स के लिए एक जनरेशन 2 थर्मल साइट को सप्लाई किया जाएगा। ये एक सेकंड जनरेशन की नाइट विजन सिस्टम है जो कि हमारे स्नाइपर्स को रात में भी निशाना लगाने में मदद करने वाला है। टोनबो इमेजिंग खास करके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेक्शन में और स्कोप की सेक्शन में काफी आगे बढ़ चुकी है और इस सेक्टर में अभी आर्मी की तरफ जितना भी ऑर्डर किया था वो सभी के सभी टोनबो इमेजिंग को मिल जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास इसके अलावा कोई भी दूसरा देसी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। अभी अगर हम इसकी नाइट विजन स्कोप की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से हमारी आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की तरफ से इसको टेस्ट किया जा रहा था और अभी फाइनली इसको ऑर्डर किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली कितने नाइट विजन सिस्टम यहाँ पे खरीदे जाएंगे तो क्लियर नहीं है, लेकिन नाइट विजन सिस्टम की खास बात ये कि ये बस एक नाइट विजन सिस्टम नहीं है जो कि रात में स्नाइपर्स को टारगेट को देखने में मदद करने वाला है, बल्कि एक ऑल इन वन पैकेज होने वाला है जिसमें स्नाइपर को एमिंग के दौरान बैलिस्टिक कैलकुलेशन को भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें बुलेट ड्रॉप, विंड की स्पीड, टेम्परेचर और बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से स्नाइपर को कहां पर एम करना होगा पहले से पता चल जाएगा। इसमें एक इनबिल्ट लेजर रेंज फाइंडर भी मौजूद रहेगा, जिस वजह से स्नाइपर को एक्यूरेट डिस्टेंस का भी पता चलता रहेगा और इसी वजह से एमिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। नॉर्मली एक स्नाइपर यूनिट में एक स्नाइपर होता है, दूसरा स्पॉटर होता है कि सारा चीज पहले से ही स्नाइपर को बताता रहता है और एक शॉट को लेने से पहले स्नाइपर को सभी सिस्टम को अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद शॉट लेना होता है या फिर एम करना होता है। लेकिन इस नए जनरेशन की नाइट विजन सिस्टम के साथ ये सब कुछ एलिमिनेट होने वाला है, जिस वजह से स्नाइपर को एम करना काफी आसान हो जाएगा। अगला अपडेट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की तरफ से है। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि DRDO की तरफ से भी 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसे करीब 950 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया था और आज DRDO की तरफ से बताया गया कि आज DRDO ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। इस टेस्ट को बालेश्वर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से कंडक्ट किया गया था। ये टेस्ट बिल्कुल सफल रहा था और इस टेस्ट के दौरान इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को अलग अलग वे पॉइंट से होते हुए गुजरता हुआ रिकॉर्ड किया गया था और इसे एक तरीके से हमारी Su-30M के एयरक्राफ्ट के द्वारा ट्रैक भी किया गया था। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपनी टारगेट को हिट किया था, जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत ही मेजर सक्सेस है। इस दौरान इसकी सी स्किमिंग एबिलिटी को खास करके टेस्ट किया गया था, जो कि किसी भी क्रूज मिसाइल के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में दुश्मन इनको होराइजन तक डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जो कि नेवल वॉरफेयर में काफी मायने रखता है। अब ये टेक्नोलॉजी वैलिडेट होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसी को बेस करके हम कई लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को डेवलप करने वाले हैं, जिसमें एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और रिसेंटली DRDO की तरफ से अनाउंस किया गया स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी शामिल है। फिलहाल अभी जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था ये कोई प्रॉपर मिसाइल नहीं, बल्कि मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट किया गया था, जिसको बेस करके आगे चल के ALCM, LR, LACM और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।